अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आजकल इस्लामाबाद में सियासी शब्दें पकड़ी है। तो मैंने कहा मैं किसी एक ऐसी सियासी शख्सियत को बुलाऊं अपने पास कि जो कदावर भी हो, रिस्पेक्टेड भी हो और जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी हो कि यार ये बंदा बात सही करेगा, चाहे इसका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से और अपना जो मर्जी मौक़िफ़ हो। तो मैंने आज कमर कायरा साहब से ज़ाती रिक्वेस्ट की और उनको मैंने ज़हमत दी है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कायरा साहब, क्या खिचड़ी पकड़ी है इस्लामाबाद में? खुद इमरान खान को -1 अपने मुंह से कहना पड़ गया, ये नौबत क्यों आ गई है? देखिए मुबश्शिर साहब, जो पॉपुलिस्ट मिजाज की हुकूमतें होती है ना, जो बुनियादी तौर पे किसी फलसफे, किसी नजरिए के तहत नहीं बनती, और वो जमातें जो गमलों में जहां पौधे उगाए जाते हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते, वो कभी जमीन में नहीं उगते, उनके यहाँ वो नरिशमेंट नहीं होती। ये इस जमात का प्रॉब्लम ये है कि इस जमात के अंदर लोग जो आज आपको नजर आ रहे हैं उनके अंदर कोई आपस में वो जल नहीं हुए, वो किसी एक जमात की तरह आपस में इकट्ठे नहीं है, इसलिए कि उनका कोई माजी नहीं है। वो अलग अलग जमातों से आए और एक खास वक्त पे आके उनको मखसूस इशारे मिले जो हमारे मुल्क में मिला करते हैं, और मखसूस इशारों के तहत वो लोग इक़्तिदार के लिए, इलेक्शन जीत के पार एंजॉय करने के लिए, वो किसी तब्दीली के लिए, वो किसी समाजी बेहतरी के लिए, वो किसी इंसाफ के लिए नहीं, वो लोगों को इंसाफ देने के लिए नहीं, बल्कि इक़्तिदार के लिए इस जमात में इकट्ठे हुए। और आप बेहतर जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हमारे मुल्क के अंदर ताकतवर जो लोग हैं वो इस तरह के इशारे देते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। इलेक्शन से कबल कुछ 6 महीने, कुछ 4 महीने, कुछ 2 महीने, बहुत सारी जमात 1 साल से पुराने शायद ही चंद कोई चेहरे आपको पीटीआई में नजर आए। लिहाजा ऐसी जमात जो, और फिर उसका स्लोगन, इलेक्शन के दौरान तो उन्होंने जो स्लोगन रेज किए वो तो ठीक है कि हम मुल्क में ऑनेस्टी भी ले आएंगे, हम टैक्स कल्चर को भी फरोग देंगे, हम बिजनेस एनवायरमेंट भी ठीक करेंगे, हम कर्जे भी नहीं लेंगे, हम पेट्रोल भी सस्ता करेंगे, हम चीनी भी सस्ती करेंगे, वो नारे लगते रहे। और ये जो पहले वाले लूट के खा गए हैं और ये फलां कर गए हैं, तो हम तो बिल्कुल दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। लोगों को ख्वाब दिखाना तो आसान होता है, लेकिन जब उसकी अमली ताबीर की तरफ जाएं तो फिर आपको पता चलता है कि आप कितने मजबूर हैं। और आप अगर गौर करें तो पीटीआई ने जितने नारे मारे थे, जितने वादे किए थे, जितने प्रोमिसेस थे, वो सारे के सारे यू टर्न का शिकार हो गए। और वो लोग जिन्होंने ख्वाब देखे थे, और आप जैसे मेरे जैसे वो लोग, मैं तो चले मुखालिफ हूं, लेकिन बहुत सारे मीडिया के साथी भी, बहुत सारे हमारे नौजवान, हमारी बच्चियां, हमारी खवातीन, हमारे मर्द भाई, सब इस ख्वाब में भी इनके साथ गए। ठीक है, ताकतवर लोग भी इनके साथ थे, लेकिन इस ख्वाब में भी लोग गए कि यार ये बाकी जमातें जो है ये शायद उतना डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन खान साहब आएंगे, इनके प्रोमिसेस बहुत अच्छे हैं, तो ये डिलीवर कर देंगे। पता चला कि ऐसा नहीं है। एक ये है कि डिलीवर कर नहीं सकते, और दूसरा उस पर मुस्तजाद ये कि माजी की हुकूमतों जिनको आप मुर्द इल्जाम ठहराते रहे और ठहराते रहते हैं, आज भी 2 साल के बाद आप अपोजिशन लीडर के तौर पे तकरीरें कर रहे हैं, वो जमातों की परफॉर्मेंस आपसे कहीं बेहतर थी, उनके अंदर आपस में टीम वर्क आपसे कहीं बेहतर था, रोजगार बेहतर थे, एक्सपोर्ट्स बेहतर थी, पाकिस्तान का जीडीपी बेहतर था, टैक्स रेवेन्यू बेहतर था, पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोजगार मिल रहे थे। आपके आने से वो सारे के सारे हालात खराब हुए, और मीडिया के ऊपर भी जो आजादियां थी उसके ऊपर भी कदगने आ गई। सो लोगों के वो ख्वाब टूटे, जिन लोगों ने खान साहब को या तहरीक इंसाफ को वोट दिया। अब उसका एक रिवर्स दबाव शुरू हो गया, मीडिया के अंदर डिबेट शुरू हो गई। मीडिया कितना अरसा सपोर्ट करता, कितना अरसा बर्दाश्त करता? अल्टीमेटली मीडिया ने हकायक दिखाने हैं, अब सच बातें शुरू हो गई। हम तो अपोजिशन की जमातें हैं, हम तो अपनी बातें करेंगे ही, लेकिन जब न्यूट्रल आवाजों ने भी ये कहना शुरू किया तो फिर सो कॉल्ड जो सेलेक्टर्स हैं उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन हुई कि अगर आपकी टीम मुसलसल फेल हो रही है, उसकी फील्डिंग भी खराब है, उसकी बैटिंग भी खराब है, उसकी टीम स्पिरिट ही ठीक नहीं है, बॉलिंग भी खराब है, और फिर आपस में वो लड़ रहे हैं, टीम का कंट्रोल कोई नहीं है, कप्तान से उनकी नहीं बन रही है, तो फिर सिर्फ टीम बुरी नहीं रह जाती, 4, 6, 10 मैच लगातार आप हार जाते हैं तो टीम बुरी नहीं रहती, फिर सेलेक्टर्स के ऊपर भी उतना ही बोझ आ जाता है। तो मुझे लगता यूं है कि पाकिस्तान के लोगों का दबाव मीडिया के जरिए हुकूमत पे, हुकूमती इत्तेहादियों पे, हुकूमती जमात पे पड़ा। जमात के अंदर जो क्रैक्स थे वो बड़े हुए, जमात के अंदर जो
इख्तलाफात थे वो बड़े हुए, और सो कॉल्ड सेलेक्टर्स जो हैं उनको भी उस दबाव का सामना है, अंदरूनी और बैरूनी दबाव का, समाजी और इंस्टीट्यूशनल दबाव का, कि अब डिलीवर तो ये कर ही नहीं रहे। और खान साहब सिवाय माजी के नारों की तरह आज भी कि छोड़ेंगे नहीं, पकड़ देंगे, डाकू है, फलान है, चोर है, भाई बहुत हो गया ना। अब आप अपनी परफॉर्मेंस की भी बात करें। बात ये है, आपका ताना जो है ना वो मुझे लग रहा है, क्योंकि सच्ची बात है मैंने तो ओपनली सपोर्ट किया पीटीआई को, और सच्ची बात यह है कि जो हमें ख्वाब देख के किया है आपने, ठीक किया, ख्वाब देख के किया ना, क्या बाकी जमातें हमारी तवक्को पे पूरी नहीं उतरी, तो अल्लाह करे ये उतर आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी आजादी मुझे पीपल्स पार्टी के दौर में थी उसकी आधी भी आज नहीं है, ये भी एक हकीकत है। यही मैंने कहा ना जी, गुजारिश की है कि हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे, लोगों को रिलीफ देखेंगे, तनख्वाहें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, आपकी मईशत, जीडीपी, चैलेंजेस उस वक्त कितने बड़े थे, आलमी बहरान थे, दहशतगर्दी थी, अब मुस्लिम लीग के दौर को देख लें उनके अपने थे, लेकिन पब्लिक के अंदर वो सूरत हाल नहीं थी। आज पब्लिक भी तंग है, डिलीवरेंस भी नहीं है, आजादियां भी नहीं है, और फिर हर वक्त कोई ना कोई माफिया जो है उसका जिक्र हो रहा होता है। और खान साहब के दाएं बाएं बैठे लोग जब भी खान साहब कोई नोटिस लेते हैं, वो दवाइयों को नोटिस लेते तो दवाइयां महंगी हो जाती हैं, और ना नोटिस का कुछ होता है, ना किसी को सजा मिलती है, ना दवाइयां ही सस्ती होती है, ना आटे का नोटिस, आटा महंगा होता है, ना आटा सस्ता होता है, चीनी का नोटिस, चीनी आसमान पे चली जाती है, वो वापस नहीं आती, नोटिस पता नहीं किस चीज का लिया। इसी तरह पेट्रोल की सूरत हाल का हुआ। तो जितनी चीजों के ऊपर वजीर आजम साहब ने नोटिस लिए वो सारे फेल हुए। और जो बैनर था, सबसे बड़ा बैनर था कि जी हम मुल्क में ऑनेस्टी का कल्चर फरोग देंगे और लूटी हुई दौलत लाएंगे, ना वो 200 अरब कहीं नजर आया डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ था, ना पाकिस्तान के अंदर से जो लोग जिन पे केसेस थे, ना उनके केसेस अदालतें। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई सबूत दो, हाई कोर्टें मांग रही है कि किस किस्म के रेफरेंस आप फाइल कर रहे हो। 6-6, 8-8, 10-10 महीने, साल से लोगों को अपने जेलों में रखा हुआ है, तो क्यों रखा हुआ है? उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं बन रहे, प्रोसिक्यूशन आपसे हो नहीं रही, और आप सिर्फ इल्जाम दे रहे हैं कि जी वो हर जगह माफिया है, हर जगह फला है, हमें तो अब पता चला। तो इस सूरत हाल में जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन जमात के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो सेलेक्टर्स के अंदर भी हो रही है, और मीडिया ने भी उस पर डिबेट करना शुरू किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया। अपोजिशन तो पहले ही कह रही थी, उसको भी मौका मिला, उसको भी सांस आई, तो उसके नतीजे में ये जो समाजी दबाव है, इसके नतीजे में खान साहब की अपनी सांस उखड़ी है, और अब उन्हें ये शक पड़ना शुरू हुआ। हालांकि मैं बशर साहब बड़ा वादे तौर पर अर्ज करूं, पीपल्स पार्टी किसी -1 फार्मूले पर न यकीन करती है, न किसी फार्मूले को सोच सकती है। इसलिए नंबर 1 कि -1 का फार्मूला तो बेसिकली डिक्टेटोरियल माइंड्स की पैदावार है। ये तो ज़िया-उल हक के दौर में था कि भुट्टो साहब को हटा दो तो पीपल्स पार्टी काबिल कबूल है। ये तो ज़िया-उल हक के दौर में था कि जी बेनजीर को हटा दो तो पीपल्स पार्टी काबिल कबूल है। ये तो मुशर्रफ के दौर में था कि बेनजीर को हटा दो तो पीपल्स पार्टी काबिल कबूल है। ये तो उसके बाद के दौर की पैदावार है कि आसम जरदारी को हटा दो तो पीपल्स पार्टी काबिल कबूल है। यानी आमराना अदवार की और आमराना सोच की पैदावार ये है कि -1 कर लो। पीपल्स पार्टी किसी -1 को नहीं मानती। डेमोक्रेसी में -1 नहीं होता। डेमोक्रेसी में जमात की हुकूमत है, उनके इत्तेहादी हैं। हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अवाम के नुमाइंदों को यह हक मिलना चाहिए कि वो ऐवान के अंदर से जो अगर कोई एक जमात अक्सरियत में है नहीं, कोई नया अलायंस फोर्ज हो और वो अलायंस नई हुकूमत बनाए, अल्लाह करे को बेहतरी का सामान रोल जाए। प्रॉब्लम नहीं हो पाता, एक छोटी सी आखिरी अगर वो नहीं हो पाता वो अशर साहब, तो फिर नया इलेक्शन की तरफ चला जाया जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं बात बबांगे दौल कहूंगा कि ये जमात, इस जमात की हुकूमत अगर इमरान खान से नहीं चल सकी, खान साहब अपनी जमात को काबू नहीं रख सके, तो उनकी जमात के अंदर जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, जिनकी आप चंद भाइयों की बात कर रहे हैं, जो सुनया यूनिफॉर्म या कोई अचकने सिलवाए फिरते हैं, उनकी कोई हैसियत है कि वो अपनी जमात को काबू कर ले? कोई भी नहीं। तो फिर क्या होगा? लेकिन प्रॉब्लम एक और है कायरा साहब कि ऑपोजिशन के वोट हैं 158, अगर मैं मेंगल साहब को भी शामिल कर लूं तो 162। लेकिन जब बजट पड़ता है तो आप अपने वोट नहीं ले सकते पूरे असेंबली के अंदर। अब देखो ऑपोजिशन भी तो ढेर होकर बैठ गई है ना इस हुकूमत के सामने। देखिए मोदी साहब, ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन का कोई अलायंस तो नहीं है। हम कोई एक जमात के तौर पे या एक अलायंस के तौर पे तो नहीं बैठे हुए। हाँ,
अपोजिशन को ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। उनके जो मेंबर बीमार थे, वो नहीं आ सके, ये मुल्क से बाहर थे, ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन इससे ज्यादा नंबर होना चाहिए था। बट सवाल यह है कि अपोजिशन तो इसीलिए अपोजिशन होती है ना कि वो अकलियत में होती है, उनके पास अक्सरियती वोट नहीं होता। अगर अपोजिशन के 49 वोट होते और हुकूमत के 50 होते, बजट फिर भी पास हो जाता। हुकूमत को अपने जो एक अखलाकी बर्तरी थी, यानी जो 50% वोट का अलायंस की सूरत में ही सही, 50% का जो गोल्डन नंबर होता है 50+1, वो नंबर जो होता है जो 172 वोटों की सूरत में है, गवर्नमेंट तो वो भी अचीव नहीं कर सकी। लिहाजा गवर्नमेंट के लिए ज्यादा मुश्किल इशू है। तो लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन भी अपना नंबर नहीं दे सकी, देना चाहिए था। बट अपोजिशन की सारी जमातों ने एक रेजोल्यूशन साइन किया और उसके जरिए उन्होंने बजट का मुस्तरद किया, जिसमें अपोजिशन की सारी जमातें बहरहाल शामिल थी। और वो जमातें अगर हुकूमत साजी में इकट्ठी हो जाएं तो उनके साथ और लोग भी आ सकते हैं। पीटीआई का अपना भी हाल पता नहीं क्या रहे थे कारा साहब। लेकिन सच तो ये है ना कि जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो आपके अपने पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने आपकी मर्जी के खिलाफ वोट डाला या नहीं डाला, तो आपके तो सेनेटर्स ने वहां पे धोखा दे दिया। तो क्या पीपल्स पार्टी ने आज तक अपने अंदर इन्वेस्टिगेशन की और उन लोगों को बेनकाब किया कि वो कौन लोग थे? मुबशीर साहब, एक तो जो वो इलेक्शन था वो कोई खान साहब की या चेयरमैन सेनेट की मोहब्बत में नहीं था। वो वोट कैसे पड़े, किसने लिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हमें अपने पाकिस्तान के मफादात के ताबे रहते हुए हम बैनु सतूर ही बातें करते रहते हैं कि हमारे उन दोस्तों को चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम के शऊर को, इज्तिमाई शऊर को काम करने दें। ये जो सिलेक्टेड शऊर होता है बाबुओं वाला, इस शऊर में कभी काम नहीं किया। वो एक बड़ा तल्ख फैसला था, वो एक बड़ा तल्ख हालात थे, लेकिन वो किसी जमहूरी सोच या जमहूरी तरीकाकार के तहत नहीं थे। और दूसरी गुजारिश है, वहां पे भी क्या हुआ, खुफिया बैलेट में वोट ज्यादा पड़े थे। जब एतमाद का वोट का वक्त आया या खुल के वोट देने थे, उस वक्त में वोट नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर के वोट में अगर वोटिंग का वक्त आया तो यहाँ ओपन डिवीजन होती है, यहाँ डिफेक्शन लागू होती है। और ये आप जानते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया जाए और सो कॉल सेलेक्टर्स पीछे हट जाएं, तो फिर आप जानते ही हैं कि खान साहब के साथ कौन सा इत्तेहादी राजी है और अपनी जमात का इनका क्या हाल है। इस वक्त तो नहीं, क्या सूरत बनेगी इस वक्त तो नहीं। लेकिन क्या आप मिड टर्म इलेक्शन देख रहे हैं? जी हाँ, अगर ये इलेक्शन, ये हुकूमत तो फेल हो गई है, इसका जाना, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया के शाम, तो ये अगर जाती है तो उसके नतीजे में अगर पार्लियामान के अंदर से एक नई हुकूमत नहीं बनती, अगर तो मुदाखलत करके नई हुकूमत बनाई गई, कोई पीटीआई के अंदर से ग्रुप तोड़ा गया, कोई अननेचुरल अलायंसेस खड़े किए गए, तो मुबशीर साहब मैं आज कह रहा हूं वो इससे बड़ा नुकसान होगा। वो जो इस वक्त सूरत हाल है, इससे बड़ा नुकसान होगा, वो और ज्यादा एक बड़ा फेलियर होगा। हाँ, अगर कोई अलायंस बन के गवर्नमेंट आ जाती है और वो कोई सिस्टम को चलाती है, बेहतरी की तरफ ले जाती है, तो अल्लाह नहीं है तो फिर जमहूरी रास्ता वो है उसके पास, उसके अलावा चॉइस क्या बचेगी? वो जो खान साहब कहते हैं ना, मेरे अलावा चॉइस कोई नहीं है, उनके अलावा तो बेशुमार चॉइसेस होंगी, क्योंकि जमहूरियत में चॉइसेस रहती है। इलेक्शंस के अलावा फिर क्या चॉइस रह जाएगी? फिर वो ओनली चॉइस रह जाएगी। कायरा साहब, मैं आपसे एक जाती बात करनी है जो तकलीफ दे बात है, लेकिन आपसे मेरा ताल्लुक है, इसलिए मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं। पहले अगर आप इजाजत देंगे तो मैं करूंगा। करिए, आपका हक है, सवाल करना आपका हक। असल में कायरा साहब, मैं इस सवाल जरा लंबा है, सवाल ये छोटा सा, वैसे मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूं आपसे चले पहले, कि तल्ख तरीन बातें भी मुनासिब अल्फाज में हो सकती है। मैं असल में बात यह है कि मैं एक बात भी हूं और मुझे पता है कि आप किस कैफियत से गुजरे हैं, उस वजह से मेरे लिए सवाल ज्यादा तल्ख है। कायरा साहब, आपका जो घर में हादसा हुआ, आपका बेटा आगे चला गया, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है अल्लाह उसको अपने हबीब के सदके बिल्कुल उनके साए में रखे और हमेशा खुश रखे। लेकिन सवाल पता है क्या है, मुझे दुख किस बात का है कि उसके बाद मैंने कम से कम कोई 28 प्रोग्राम किए हैं टेलीविजन पे और सोशल मीडिया पे, और गाड़ियों की साख्त के ऊपर, इंपोर्टेड गाड़ियों की साख्त के ऊपर, और ये मैंने डेटा जमा करके दिया कि 1,10,000 लोग जो है इन गाड़ियों के हादसों में पिछले 10 साल में जान बहक हुए हैं। टेररिज्म की नजर तो हमें 70,000 नजर आ जाते हैं, लेकिन ये जो कमर्शियल टेररिज्म हमारी सड़कों पे हो रहा है ये हमें नजर नहीं आता। हम यानी इस पे मेरे से पीटीआई के कम से कम 18 एमएनए, जिनमें कुछ वजीर हैं, उन्होंने वादा किया, कुछ पीपल्स पार्टी वालों ने किया, कुछ नून वालों ने किया, लेकिन आज तक कायरा साहब असेंबली के अंदर
कोई पार्टी जो है, कोई ऑपोजिशन, कोई हुकूमत जो है यूनानिमस ये फैसला नहीं कर सकी कि हमने ये सब स्टैंडर्ड गाड़ियां कब बंद करने, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे लखते जिगर जो हैं वो खो जाते हैं। हमने ये कब इंपोर्टेड गाड़ियों का फ्रॉड खत्म करना है कि जिनमें पूरी किट्स नहीं होती और लोग उससे शिकार होते रहेंगे। जब अवाम ये देखती है कि तमाम सियासतदान जो हैं अवाम के मसाइल के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते लेकिन अपनी मुराद के लिए हो जाते हैं, तो फिर कायरा साहब माजरत के साथ सियासतदानों पे एतबार कम होता जाता है। मुर्शिद साहब, पहली बात तो यह है कि मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, आप तमाम साथियों का, आपका जाती तौर पे भी और बाकी दोस्तों का भी, कि आप सब ने हमारे इस दुख में हमारे लिए दुआएं की हैं। हमें आज भी अपनी दुआ दी है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आमीन। जो वजह बनी, एक तो यह है कि आपके प्रोग्राम्स में, आपके सोशल मीडिया और फॉर्मल मीडिया के ऊपर जो डिबेट्स हुई, उसके नतीजे में एक फर्क तो जरूर आया कि अब जो गाड़ियां आ रही हैं, इवन सुजुकी गाड़ी जो छोटी है उसके अंदर भी 2-2 एयर बैग लग के आ रहे हैं। ये एक फर्क तो आया कि अब अवेयरनेस हुई है, प्रेशर एक बिल्ड हुआ है। रोहित साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं इस कॉन्सेप्ट के शुरू से साथ था। डॉक्टर शेर अफगन नियाजी साहब मरहूम का बेटा एक कार एक्सीडेंट में वो फौत हुए, तो उस वक्त हम डॉक्टर साहब के साथ थे। हमने डॉक्टर साहब का भरपूर साथ देके उस पर शोर किया, असेंबली में उस पर बात की, लेकिन वो भी उस वक्त उस पर लेजिस्लेशन प्रॉपरली ना हो पाई। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना मुबशर साहब, जो इदारों को रेगुलेट करने वाला है, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने वाला है, वहीं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो भी फॉल्टी है। हम एक ऐसा समाज है जिसमें बड़ी आसानी से चीजें मैनेज हो जाती हैं कि जो गाड़ियां पास की जाती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, गाड़ियां जो पब्लिक व्हीकल्स होती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, सवारियों वाली माल गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां छोटी से बड़ी, सुजुकी से लेके 18 व्हीलर जो ट्रेलर्स होते हैं, ये सारे हर साल पास होते हैं टेक्निकली, लेकिन ये कभी जाके उन वर्कशॉप्स के अंदर, उन प्रोसेसेस के अंदर नहीं गए, बल्कि वो पैसे दे दिला के सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं। जो गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं उनमें भी यही होता है। और अनफॉर्चुनेटली मुबशर साहब, ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे यहाँ अपनी गाड़ियों को जब तक वो खराब ना हो जाएं, इवन हम लोग भी अपनी गाड़ियों को एनुअल मेंटेनेंस की तरफ नहीं लेकर जाते। जिस तरह यूरोप में हर साल भले आप नई गाड़ी भी ले तो अगले साल आपको वर्कशॉप से एक लाइसेंस फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तब आपको अलाउ करते हैं वो रोड पे गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ एक तो वो सर्टिफिकेट का प्रोसेस नहीं है, दूसरा है भी तो हम खुद अपनी गाड़ियों को भी, आप देख लें, मैं खुद देख लूं, तो ये बहरा हमारी एक कौमी बदकिस्मती है कि हम बावजूद रिसोर्स के हम भी अपनी गाड़ियां चेक के लिए नहीं भेजते। और ये जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एयर बैग्स के, इवन ब्रेक्स के, तो इनके अंदर जो सिस्टम लगे होते हैं, बाज़ उनका टायर्स की आप हालत देखते हैं। तो ये जो हमारा निजाम है, हम खुद भी इसका ध्यान नहीं करते और रेगुलेटरी सिस्टम भी हमारा इतना अच्छा नहीं है। इंपोर्टेड गाड़ियां 10-10 साल पुरानी आ जाती हैं, उनके अंदर वहां तो चेक होता रहता है, लेकिन यहाँ आके जब पुरानी गाड़ी 5 साल पुरानी और होती है, उसमें रस्टिंग ज्यादा स्पीड से हो जाती है, ज्यादा उसकी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और हम रूटीन मेंटेनेंस नहीं कराते जब तक गाड़ी खराब ना हो जाए। ये एक हमारी आदत है, इसको लेजिस्लेशन के जरिए भी और अवेयरनेस के जरिए भी तब्दील किया जा सकता है। इसकी कास्ट होती है। हमारा ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा सफेदपोश तबका अपनी गाड़ियों को अगर बिल्कुल सुपर फिट जिस तरह होनी चाहिए असूली तौर पे ह्यूमन इस्तेमाल के लिए, उस तरह फिट रखने के लिए उसकी कास्ट है, जो अक्सर लोग बेयर नहीं करते, जो बेयर करते हैं वो केयर नहीं करते। कायरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप मसरूफ आदमी है, बट आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप देख रहे थे कमर ज़मान कायरा साहब की बातें। अगर आपने इस पर कोई राय देनी है तो कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, सवाल भेजिएगा, मैं कायरा साहब को भेजने की कोशिश करूंगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।